विकास जी, एक कमेंट है, राहुल कर रहे हैं कि जब जब बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तब तब लालू यादव यानी आरजेडी सत्ता में आई है, जब जब वोटिंग प्रतिशत घटा है तब तब नीतीश सत्ता में आए हैं। इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है तो क्या आरजेडी वापसी कर सकती है क्या? देखिए, ये 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं और कोई भी पत्रकार या कोई भी सर्वे एजेंसी ये दावा नहीं कर सकती कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी। देखिए, जो एकदम साइंटिफिक बात है। हाँ, इसके दोनों पहलू हैं, यानी कभी वोट बढ़ा है तो भी सरकार रिटर्न हुई है और कभी वोट घटा है तो भी सरकार बाहर चली गई है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में वोटर टर्नआउट पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी दिल्ली की वो हट गई और बीजेपी की सरकार आ गई। उसी तरह झारखंड में, जो कि बिहार से बिल्कुल लगा हुआ राज्य है, बिहार की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, वहां वोटर टर्नआउट पिछली बार की तुलना में ज्यादा हुआ और सत्ताधारी गठबंधन बंपर बहुमत से वापस आई और मैया सम्मान योजना का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में बंपर वोटिंग हुई और सत्ताधारी गठबंधन ही वापस आई। तो अब ये नैरेटिव अब ये लगभग नहीं चलता है कि अगर मतदान ज्यादा हुआ तो सरकार को बाहर ही करने के लिए हुआ। एक चीज जो अभी तक मेरी नजर में और बहुत सारे राजनीतिक समीक्षकों के नजर में आई है कि देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से यह वोटिंग है तो वो जमीन पर दिखनी चाहिए थी, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा दिखना चाहिए था। वो गुस्सा नजर नहीं आया लोगों के बीच में और आरजेडी के भी जो वोटर है वो नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट हैं, मतलब उनका रवैया ये है कि हाँ, नीतीश जी के राज में कामकाज तो हुआ है लेकिन वोट हम तेजस्वी को ही देंगे। तो वो एंगर, अगर 8% एंगर वाला वोट है एक्स्ट्रा, तो वो नजर नहीं आया एंगर नीतीश कुमार के खिलाफ। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सीटें घट सकती हैं और जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है? अगर बीजेपी की सीटें घटेगी तो विद इन एनडीए फोल्ड तो जेडीयू लार्जेस्ट पार्टी तो बनी जाएगी ना। ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है कि यही 3 पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी। और ये डिपेंड करता है, देखिए 35 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हैं। तो जैसे महनार की ही बात करें, जो महनार सीसीटीवी वाला जो था मामला कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी ऑफ हो गया, उस महनार में क्या है, रविंद्र सिंह जो है वो कभी आरजेडी के से जुड़े ही नहीं थे, उनको आरजेडी ने टिकट दिया। और संजय राय जो यादव समाज के वहां बहुत बड़े नेता हैं और महनार में आरजेडी के पिलर थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार सीट, मतलब टिकट बंटवारे में वो आरजेडी अगर बहुत और बेहतर कर सकती थी, यानी अपने उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से वो चयनित करके उनको अगर मैदान में उतारते तो आरजेडी का परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेहतर होता। 1-2 कमेंट ले लेते हैं विकास जी, और वो कमेंट ये है कि पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि राहुल गांधी ने इस बार कम प्रचार किया, क्या इसका असर दिखेगा क्या? हालांकि मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बता दूं अपने दर्शकों को कि ये आरजेडी के तरफ से संदेश था कि राहुल गांधी कम से कम प्रचार करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा महागठबंधन को। विकास जी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये इसमें तो कयास ही लगाया जा सकता है। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं और स्वाभाविक है कि पूरे मतलब प्रतिपक्ष के नेता हैं देश के, तो उतना समय वो स्वाभाविक रूप से नहीं दे पाएंगे, ये एक प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात है, चूंकि तेजस्वी ही वहां चेहरा है तो ज्यादा अवसर तेजस्वी को ही मिलना चाहिए। और बाकी देखिए, इलेक्शन तो लोकल लीडरशिप ही लड़ती है और लोकल लीडरशिप क्या, जैसे ही कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाती है वो चुनाव जो है उस जगह का चुनाव, यानी उस सीट का चुनाव उस उम्मीदवार के कंधे पर आ जाता है। तो ठीक है, भीड़ जुटेगी, नारे लगेंगे, वो चाहे मोदी जी के हों या चाहे नीतीश जी के या तेजस्वी जी के या ओवैसी जी के या राहुल जी के या प्रियंका जी के, लेकिन चुनाव तो वो उम्मीदवार ही लड़ेगा। उस उम्मीदवार के बारे में क्या परसेप्शन है लोगों का, वो, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, इसलिए भी हो सकता है राहुल गांधी कम सक्रिय दिख रहे हो। बाकी जो विवाद है उनके साथ जुड़े हुए वो आज से नहीं है, लंबे समय से वो विवाद जुड़े हुए। चलिए विकास जी, अश्वनी सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के साथ नतीजे भी बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अगर ये लगता है कि ये वोट एक तरफा नहीं हुई है, यानी खास करके देखिए वहां जो सवर्ण समाज का वोट है वो 80% किधर जाता है ये सबको पता है, यादव समाज का 90% वोट किसको जाता है सबको पता है, मुस्लिम समाज का हम कह सकते हैं कि सीमांचल के मुस्लिम ओवैसी को दे देंगे, लेकिन बाकी और क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं वो 80% 90% महागठबंधन को ही देंगे। तो ये 3 जो वोट है वो सेटल है। 2 वोट मैं जातीय आधार के बारे में बात कर रहा हूं, जो अति पिछड़े समाज का वोट है वो किधर जाता है
और जो दलित महादलित वोट है वो किधर जाता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यादव, मुस्लिम या सवर्ण वोटर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इस इलेक्शन के। अच्छा, अब आ जाइए वो डेमोग्राफी वाइज, महिला और युवा। मुझे लगता है महिलाओं के ज्यादा वोट करने से फायदा एनडीए को जा रहा है, लेकिन युवाओं, जो नए युवा वोटर जुड़े हैं 21,40,000, वो किधर जाते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अब वो अगर 3 जगह बढ़ते हैं या 2 जगह बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि युवाओं के लिए कोई, ठीक है रोजगार के लिए बारे में बोला, क्योंकि रोजगार एक मुद्दा बन गया है, सरकारी नौकरी, लेकिन युवाओं के लिए कोई एक फिक्स मिशन एनडीए के संकल्प पत्र में नहीं था। लेकिन तेजस्वी घर घर वादा कर दिया सरकारी नौकरी का, लेकिन उस वादे में उतना दम नहीं है, बजट उसका सपोर्ट नहीं करता है। तो अब युवा दिग्भ्रमित हैं किसके तरफ जाए। तो उस दिग्भ्रमित युवा से हम कैसे अनुमान लगा लें, उस बड़े समूह से, कि वो किधर जाएंगे। लेकिन ये तय है कि वो 3 जगह बटेंगे। क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे एक दर्शक इमरान है, वो पूछ भी रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कितना असर होगा, और अगर उसका असर होगा तो वो नीतीश कुमार यानी एनडीए के पक्ष को ज्यादा होगा मतलब नुकसान, या फिर महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? देखिए मुझे तो नुकसान दोनों का लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर सीट पर जनसुराज, मतलब जो प्रोमिनेंट सीट नहीं है, मतलब नॉर्मल सीटें हैं, वहां सवर्णों के 1-1.5-2 हजार वोट जरूर काटेंगे। ठीक है, जहां मुस्लिम उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं वहां वो मुस्लिम उम्मीदवार हम मान के चलते 1-1.5-2 हजार वोट जरूर काटेंगे। और एकदम अगर नेक टू नेक ये फाइट जाएगी तो उसमें ये 2-2 हजार वोट, क्योंकि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। ये युवाओं के बारे में पूछा इमरान जी ने, तो युवा जो है, देखिए मैंने पहले बोला, जो 18 से 22 साल के युवा हैं उनको, उनकी, चूंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये उनकी अयोग्यता नहीं है। दरअसल उस उम्र तक हर युवा जो है कोई अर्थशास्त्र नहीं समझता या बजट नहीं समझता, सिस्टम कैसे चलता है ये नहीं समझता, तो वो निश्चित रूप से 18 से 22 साल का जो युवा है वो प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। ये चीज प्रशांत किशोर के फेवर में है। और इसमें एक बड़ा राज छिपा है। अगर प्रशांत किशोर ना होते और ये 18 से 22 साल के युवा, मान लीजिए 10 लाख के युवा हैं, ये तेजस्वी की तरफ चले जाते तो सरकार तेजस्वी की बननी तय हो जाती। विकास जी, एक और हमारे दर्शक है, वो पूछ रहे हैं कि शराबबंदी का फैसला बिहार की महिलाएं कायम रखेंगी। क्या लग रहा है आपको कि बिहार की महिलाएं यानी कि इस बार भी वो नीतीश कुमार की सरकार बनाएगी? क्योंकि ऐसा जो दर्शक हमारे कह रहे हैं उसका ये है मेन कि जो अगर नीतीश कुमार आएंगे तो शराबबंदी जारी रहेगी, और अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे, चाहे वो प्रशांत किशोर तो लगातार अपने हर मंच से कहते हैं कि आते ही सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा है कि खत्म कर देंगे, लेकिन ये जरूर कहा है कि उसके ऊपर विचार करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, महिला वोट बैंक के बारे में जो नीतीश कुमार और महिला वोट बैंक, ये जो चर्चा होती है, इसमें अधिकतर पत्रकार भी और राजनीतिक समीक्षक भी एक तरफा चर्चा करते। एक तरफा क्या चर्चा करते हैं कि ये चीज कर दिया नीतीश ने और महिला आ गई। महिला वोट बैंक 2005 से नीतीश कुमार कल्टीवेट कर रहे हैं। और उसमें जो जो मैं बताता हूं, पहला क्या था, लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक, सैनिटरी पैड। दूसरा था लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, यानी मैट्रिक करेंगी तो 10,000, इंटरमीडिएट करेंगी तो 25,000, ग्रेजुएट करेंगी तो मोर देन 50,000। ठीक है, अब आइए सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन, उसके अलावा प्राइमरी टीचर की बहाली में 50% वुमेन रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद जीविका दीदी 1,22,00,000। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने छोड़ दिया विकास जी। उसमें जो सबसे ज्यादा है कि वो पंचायत में जो इलेक्शन है उसमें 50% आरक्षण। बिल्कुल, तो मैं ये 50% आरक्षण। फिर जो देखिए विधवा महिलाओं को जो 1100 मिला और जो बुजुर्ग महिलाओं को 1100 मिला, तो वो भी महिला ही सेगमेंट है, वो भी महिला ही सेगमेंट है। और 10,000 जो रुपए था वो बिल्कुल एक कह सकते हैं ना कि वो अंतिम वो था, मतलब तोहफा इस चुनाव से पहले। लेकिन इससे पहले कई तोहफे नीतीश कुमार दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक पुरुष प्रधान समाज था। बिहार कोई दिल्ली नहीं था, पंजाब नहीं था जहां महिलाओं को आजादी थी। महिलाएं पैदा लेती थी हर जाति में बच्चियां, और वो घर में रहती थी, एक उम्र पर उनकी शादी करा दी जाती थी। यही उनका, फिर वो मतलब पहले वो पिता के नियंत्रण में होती थी, बाद में वो पति के नियंत्रण में होती थी, उसके बाद वो बेटे और बहू के नियंत्रण में होती थी। तो उनको जीने का एक मकसद दिया उन्होंने, नीतीश कुमार ने। मैं उस पीढ़ी का हूं जिन्होंने दोनों परिवर्तनों को साथ होते देखा
कभी बिहार में लड़कियां साइकिल पर चढ़ के पढ़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब आप देखिए लड़कियां सुबह आप उठिए आपको मैदान में रेस लगाती दिखेंगी क्योंकि उनको पुलिस में जाना है, उसके बाद कोचिंग में पढ़ती दिखेंगी क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर्ड है। तो ये मल्टी फैसेट्स अरेंजमेंट है नीतीश कुमार का। इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार ने जो महिला वोट बैंक को कल्टीवेट किया है वो कोई एक दिन में नहीं किया है, वो पिछले 20 साल के मेहनत और दूरदर्शिता का नतीजा है। इसलिए मुझे लगता है कि महिला वोट बैंक, वो लड़कियां जो आजाद महसूस करती हैं नीतीश सरकार की वजह से, वो देखिए जैसे आप देखिए ममता दीदी